हम लोग जो है इसमें द हिंदू न्यूज़पेपर के विश्लेषण को देखेंगे और ये जो है 25 दिसंबर 2024 का न्यूज़पेपर है। इसमें जो हमारा पहला न्यूज होगा वो ये है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी इनका जो है आज जन्मदिन है और ये पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके थे। इन्हें भारत रत्न भी प्राप्त था, तो इनका जो है आज जन्मदिन है। हम लोग जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में जानते हैं। तो इनका जन्म जो है 25 दिसंबर 1924 को हुआ था और उस समय जो है जब 1924 में इनका जन्म हुआ था वो इलाका जो है वो ग्वालियर रियासत में पड़ता था, जो अब मध्य प्रदेश का हिस्सा है। तो इनका जन्म जो है 25 दिसंबर 1924 को हुआ था ग्वालियर में। इन्होंने जो है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश किया, जिसने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंत में गति प्रदान की थी। तो इनका जो है जो भारतीय राजनीति में प्रवेश था वो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान था। इसके अलावा जो है वर्ष 1947 में वाजपेयी ने दीनदयाल उपाध्याय के समाचार पत्र राष्ट्र धर्म, जो कि एक हिंदू मासिक समाचार पत्र था, इसके अलावा जो है पांचजन्य जो कि एक साप्ताहिक था, और इसके अलावा जो है स्वदेश और वीर अर्जुन जैसे दैनिक समाचार पत्र में जो है एक पत्रकार के रूप में इन्होंने काम किया था। तो ये जो है जैसे कि राष्ट्र धर्म हो गया, ठीक है, पांचजन्य हो गया, इसके अलावा स्वदेश हो गया और वीर अर्जुन हो गया, ठीक है। इन सब में जो है इन्होंने पत्रकार के रूप में जो है कार्य किए थे। बाद में जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी से प्रभावित होकर जो है वो वर्ष 1951 में भारतीय जनसंघ में शामिल हो गए थे। इसके अलावा जो है 1996 में और 1999 में जो है वह भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किए थे, ठीक है। 1996 में और 1999 में जो है वो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए थे। इसके अलावा जो है एक सांसद के रूप में वाजपेयी को वर्ष 1994 में सर्वश्रेष्ठ सांसद के लिए पंडित गोविंद बल्लभ पंत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वो सर्वश्रेष्ठ सांसद के रूप में भी सामने आए थे 1994 में और उनको पंडित गोविंद बल्लभ पंत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और उन्हें जो है सभी विधि निर्माताओं के लिए आदर्श के रूप में परिभाषित किया गया था। हालांकि जो है आज भी वो आदर्श के रूप में ही है। उन्हें जो है 1994 में जो है उन्हें देश के दूसरे सबसे सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा जो है वर्ष 2015 में जो है उनको देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये 16 अगस्त 2018 को जो है उनका निधन हो गया। तो जन्म जो है उनका 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था, ग्वालियर रियासत में, जो अब मध्य प्रदेश का हिस्सा है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश किया। इसके अलावा जो है इन्होंने एक पत्रकार के रूप में भी जो है कार्य किया था और इन्होंने जो राष्ट्र धर्म हो गया जो कि एक हिंदू मासिक था, पांचजन्य जो कि साप्ताहिक था, और स्वदेश और वीर अर्जुन जैसे दैनिक जो समाचार पत्र थे उसमें पत्रकार के रूप में भी इन्होंने काम किया था। और ये सारे जो समाचार पत्र थे वो दीनदयाल उपाध्याय जी के समाचार पत्र थे, ठीक है। और इनको जो है भारत के प्रधानमंत्री ये कब थे, तो 1996 और 1999 में ये 2 बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचित हुए थे। 1994 में जो है इनको सर्वश्रेष्ठ सांसद के रूप में जो है पंडित गोविंद बल्लभ पंत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1994 में ही इन्हें जो है पद्म विभूषण मिला और फिर जाके 2015 में जो है इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया और 16 अगस्त 2018 को जो इनका निधन हो गया। तो इनका जन्म जो है 25 दिसंबर 1924 को हुआ था, तो आज 25 दिसंबर है। तो इनके जन्म दिवस को लेकर जो है सुशासन दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तो इनके जन्म दिवस के अवसर पे ही जो है केन बेतवा प्रोजेक्ट को जो है शुरू किया गया है, जैसे कि जो पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, इनकी जो है आज 100वीं जयंती है, ठीक है। इनके जन्मदिन का जो है 100 वर्ष पूरा हो गया है। तो इन्हीं के शुभ अवसर पर जो है मध्य प्रदेश के खजुराहो में देश की पहली महत्वाकांक्षी और बहुउद्देशीय केन बेतवा राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना का शिलान्यास होने जा रहा है, ठीक है। तो इन्हीं के जो है जो
इनका जो जन्म है आज, इन्हीं के जन्म के शुभ अवसर पर जो है, जो मध्य प्रदेश के खजुराहो हैं वहां पर देश की पहली महत्वाकांक्षी और बहुउद्देशीय खेन बेतवा राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना का शिलान्यास होने जा रहा है। यही जो है हमारा न्यूज था। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को हम सब जो है सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर सुशासन की शपथ भी दिलवाई जाती है। सुशासन की शपथ भी दिलवाई जाती है। इसके अलावा जो है अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो विराट व्यक्तित्व के धनी थे, और सबसे बड़ी चीजें ये थी कि ये जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है दोनों जो है इनका सम्मान करता था। ठीक है, इनका हमेशा जो है दोनों सम्मान किया, और सिर्फ ये सत्ता पक्ष के लिए नहीं, इन्होंने विपक्ष के लिए भी कार्य किया था, इसलिए जो है ये सम्मान के हमेशा पात्र रहे हैं। उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल में अनेक ऐतिहासिक कार्य हुए, जैसे कि जो परमाणु परीक्षण था वो भी इन्हीं के कार्यकाल का देन था। इसलिए जो है इनको सिर्फ प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि एक जन नेता के तौर पर भी देखा जाता है। इसके अलावा जो है ये एक प्रखर वक्ता भी थे, और इसके अलावा जो है ये एक बहुत बड़े कवि भी थे, और इनकी जो कविताएं हैं या इनका जो जीवन चरित्र है वो खास तौर पर जो स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक है। तो हम लोग देखते हैं जो सुशासन दिवस है उसका। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर जो है 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष सुशासन दिवस मनाया जाता है। सुशासन क्या होता है? तो शासन निर्णय लेने की एवं उसके द्वारा निर्णय लागू किए जाने की प्रक्रिया है। ठीक है, सुशासन क्या है कि कोई निर्णय लिया जाता है, फिर वो उसी निर्णय को लागू किया जाता है, इस दोनों के बीच की जो प्रक्रिया है उसको सुशासन कहा जाता है। और शासन शब्द का उपयोग जो है कई संदर्भ में किया जाता है, जैसे कि कॉर्पोरेट प्रशासन हुआ, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन हुआ, राष्ट्रीय प्रशासन हुआ, स्थानीय प्रशासन हुआ, इन सब के लिए जो है शासन शब्द का प्रयोग किया जाता है। और सुशासन को जो है विकास के लिए देश के आर्थिक सामाजिक संसाधनों के प्रबंधन में शक्ति का प्रयोग करने के तरीके के रूप में परिभाषित किया जाता है। सुशासन की अवधारणा जो है वो वर्तमान अवधारणा नहीं है, बल्कि ये चाणक्य युग में ही मौजूद था, क्योंकि जो चाणक्य का अर्थशास्त्र था उसमें इसके विस्तार का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा जो है जो सुशासन होता है वो कहीं ना कहीं नागरिक केंद्रित होता है, वो नागरिकों के लिए होता है, और नागरिक केंद्रित प्रशासन ही जो है वो सुशासन के आधार को तय करती है, सुशासन की नींव को परिभाषित करती है। सुशासन के जो है 8 सिद्धांत है, सुशासन के 8 सिद्धांत है, और जो पहला सिद्धांत आता है वो भागीदारी है। जो पहला सिद्धांत है वो भागीदारी है, यानी कि लोगों को वैध संगठनों या प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी राय देने में सक्षम होना चाहिए। दूसरा जो है कानून का शासन है। कानून के शासन के अंतर्गत जो है जो कानूनी ढांचा है उसको निष्पक्ष रूप से लागू होना चाहिए, खासतौर पर जो मानवाधिकार है उसके संदर्भ में ये हमेशा होना चाहिए। इसके अलावा जो है सहमति उन्मुख होना चाहिए। सहमति उन्मुख मतलब क्या कि सर्वसम्मति से निर्णय लेना चाहिए, जैसे क्या हो कि कोई भी व्यक्ति हो उसको जो है निष्पक्ष रूप से कानूनी न्याय मिलना चाहिए, तो ये जो है सहमति उन्मुख भी होना चाहिए। इसके अलावा शासन जो है वो भागीदारी और समावेशिता उसमें होनी चाहिए। सुशासन एक समतामूलक समाज को बढ़ावा देता है, इसके लिए जरूरी है कि शासन में सभी लोगों की भागीदारी हो, सभी लोग जो है उससे जुड़े हुए हों, तो इसके लिए शासन के लिए जरूरी है कि उसमें भागीदारी होनी चाहिए, समावेशिता होनी चाहिए। इसके अलावा जो है शासन के लिए जरूरी है कि उसमें प्रभावशीलता होनी चाहिए, दक्षता होनी चाहिए। प्रभावशीलता और दक्षता कहने का मतलब है कि प्रक्रियाओं और संस्थाओं को ऐसे परिणाम देने में सक्षम होना चाहिए जो उनके समुदाय की आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो। ठीक है, इसके अलावा जो सुशासन का अगला ढांचा है उसमें उत्तरदायित्व होना चाहिए, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि सुशासन का उद्देश्य जो है लोगों की बेहतरी है, लोगों के लिए कार्य करना है, और यह सरकार द्वारा लोगों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित किए बगैर नहीं किया जा सकता है, इसलिए उसमें उत्तरदायित्व होना चाहिए। इसके अलावा जो है सुशासन में पारदर्शिता होनी चाहिए। जो सूचनाएं हैं उसकी पहुंच जो है आम लोगों तक होनी चाहिए। आम लोग जो है किसी भी सूचना को जो है वो जान सके और उसको समझ सके, उसकी निगरानी कर सके, तो इसके लिए जो है पारदर्शिता उसमें होनी चाहिए। ठीक है, जवाबदेही होना चाहिए। संस्थानों और प्रक्रियाओं के तहत उचित समयावधि में सभी हितधारकों को सेवा प्रदान की जानी चाहिए।
सुशासन में सुधार के लिए जो है बहुत सारे भारतीय पहल है, जैसे कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स है। और जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स है उसको देश में शासन की स्थिति निर्धारित करने के लिए कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स है उसको कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, और यह जो है राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के प्रभाव का आकलन करता है। ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी पहल है वो है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना। और जो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना है इसका उद्देश्य है कि आम आदमी की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए सामान्य सेवा वितरण आउटलेट्स के माध्यम से सस्ती कीमत पर सभी सरकारी सेवाओं को स्थानीय स्तर पर सुलभ बनाना और ऐसी सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करते रहना चाहिए, और ये जो है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना में शामिल है। इसके अलावा जो है जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, और ये जो है शासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में जो है एक प्रभावी भूमिका निभाता है। इसके अलावा जो है नीति आयोग की स्थापना हुई, तो वो भी जो है सुशासन के स्तर पर कार्य करता है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम हुआ, लोकपाल हुआ, ये सब भी है जो है सुशासन से जुड़े हुए पहल हैं। तो जो हमारा न्यूज था वो ये न्यूज था, और जो इससे भी जो चीजें थी वो थी अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म। तो इन चीजों को हम लोगों ने देखा। अब जो हमारा अगला है वो खेल रत्न से जुड़ा हुआ है, तो हम लोग इस पे नहीं डिस्कस करके हम लोग जो है जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, ठीक, मतलब ये न्यूज में ऐसा आया है, लेकिन हम लोग इस न्यूज को डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को डिस्कस करेंगे, जिसको पहले जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था। तो जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है उसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था। ठीक है, इसको पहले जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, और ये जो है भारत का जो खेल जगत है उसमें दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च सम्मान है, और इस सम्मान का नाम पहले पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर रखा गया था, लेकिन 6 अगस्त 2021 को जो है इस पुरस्कार का नाम बदलकर जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। और ये जो सम्मान है वो 1991-92 में शुरू किया गया था, और खेल के क्षेत्र में सराहना और जागरूकता के लिए इस सम्मान की स्थापना की गई है, और इसका उद्देश्य जो है खिलाड़ियों को सम्मानित कर उनकी प्रतिष्ठा बनाना है, ताकि वह समाज में अधिक सम्मान प्राप्त कर सके। भारत का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेल में उपलब्धियों के लिए मिलना सम्मान की बात होती है। तो हम लोग देखते हैं जो मेजर ध्यानचंद थे वो कौन थे। तो मेजर ध्यानचंद जो है एक भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे और कप्तान भी थे, और उनकी गिनती जो है दुनिया के सबसे श्रेष्ठतम खिलाड़ियों में होती है। मेजर ध्यानचंद को जो है हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। ठीक है, हॉकी का जादूगर भी इनको कहा जाता था, और हॉकी के खेल में ध्यानचंद ने लोकप्रियता का जो कीर्तिमान स्थापित किया है उसके आसपास भी आज तक दुनिया का कोई खिलाड़ी नहीं पहुंच सका है। वे रात में भी बहुत अभ्यास करते थे, इसलिए उन्हें उनके साथी जो है चांद कहकर पुकारते थे, क्योंकि वो रात में जो है मतलब प्रैक्टिस करते थे, इसलिए जो है, और रात में भी वो खासकर जो चांदनी वाली रात होती थी तो वो उसी लाइट में मतलब प्रैक्टिस करते थे, इसलिए जो इन्हें चांद कहकर पुकारा जाता था। और वो 3 बार जो है ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे हैं, और उनकी जन्म तिथि को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि वो अपने खेल जीवन में जो है 1000 से अधिक गोल दागे हैं। तो जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है उसकी स्थापना 1991-92 में हुआ था, और इसमें जो पुरस्कार की राशि है वो 7.5 लाख है, और इसके जो प्रथम विजेता था वो विश्वनाथन आनंद थे। ठीक है, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की राशि कितनी है? पहले जो है ये राशि जो है 5 लाख रुपए था, उसको फिर बढ़ाकर जो है 7.5 लाख रुपए कर दिया गया है। ठीक है, इसको जो पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था, अब इसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता है। ठीक, इसके अलावा जो है भारत सरकार द्वारा सम्मानित व्यक्तियों को रेलवे की मुफ्त पास सुविधा प्रदान की जाती है, जिसके तहत जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता जो है राजधानी या शताब्दी गाड़ियों में प्रथम या द्वितीय श्रेणी के जो एसी कोच होते हैं उसमें फ्री यात्रा कर सकते हैं, तो ये भी उनको प्रदान किया जाता है। ठीक,
अब हमारा जो अगला न्यूज है, इसमें भी हम लोग जो है सिर्फ एयर क्वालिटी के बारे में बातें करेंगे। और एयर क्वालिटी के अंतर्गत जो हम लोग सबसे पहले वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक के बारे में बातें करते हैं, एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के बारे में। तो एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स यानी कि जिसको वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक कहते हैं, वो क्या होता है? तो जो एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स है वो एक प्रदूषण सूचकांक है, ठीक है, जो गणना करता है कि जो कणिकीय पदार्थ है वो वायु प्रदूषण में जीवन प्रत्याशा पर कितना प्रभाव डालता है, ठीक है। विश्व भर के समुदाय में कणिका प्रदूषण की वास्तविक स्थिति का निर्धारण वायु प्रदूषण के दीर्घकालिक मानवीय संपर्क और जीवन प्रत्याशा के बीच संबंध को सूचकांक के साथ जोड़कर किया जाता है। और यह सूचकांक यह भी दर्शाता है कि वायु प्रदूषण नीतियां जीवन प्रत्याशा को, यानी कि जो एज है व्यक्ति का, उसको किस प्रकार से वो जो है बढ़ा घटा सकती है। तो ये भी जो है ये चीजें दर्शाता है। जब वे जोखिम की सुरक्षित स्तर मौजूदा राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानकों या यूजर डिफाइंड वायु गुणवत्ता स्तरों के लिए WHO के निर्देशन को पूरा करती है। इसके अलावा जो है एक वायु गुणवत्ता सूचकांक होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो जो है लोगों को वायु गुणवत्ता की स्थिति के प्रभावी संचार के लिए एक उपकरण है, ठीक है। यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है इसके तहत लोग जो है वायु की गुणवत्ता की स्थिति का पता लगाते हैं। इससे उनको समझना जो है, यानी कि वायु की गुणवत्ता क्या है वो समझना आसान हो जाता है। और खासतौर पर जो दिल्ली NCR इलाका है, ठीक है, वहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है बड़े पैमाने पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 8 प्रदूषकों के लिए विकसित किया गया है। इसमें जो है PM2.5, PM10, अमोनिया, लेड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन और कार्बन मोनोऑक्साइड शामिल है, ठीक है। तो इसमें जो है क्या क्या शामिल है? तो पहला जो है PM2.5 शामिल है, इसके अलावा PM10 शामिल है, ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरा जो है अमोनिया शामिल है, ठीक है। चौथा जो है लेड शामिल है। पांचवा जो है नाइट्रोजन शामिल है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। इसके अलावा जो है सल्फर डाइऑक्साइड शामिल है। इसके अलावा जो है ओजोन शामिल है। और आखिरी जो है कार्बन मोनोऑक्साइड शामिल है, ठीक है। तो ये 8 प्रदूषक को जो है इसमें शामिल किया गया है। यानी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 8 प्रदूषकों के लिए विकसित किया गया है। PM2.5, PM10, अमोनिया, लेड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन और कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए जो है इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है शामिल नहीं है, ये जो शामिल नहीं है, ठीक है। PM2.5, PM10, अमोनिया, लेड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड शामिल है, ठीक। इसके अलावा जो है एक चीज होती है सफर, ठीक है। सफर क्या होता है कि ये जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो है उसके द्वारा महानगरों के किसी स्थान या विशिष्ट के समग्र प्रदूषण स्तर और वायु गुणवत्ता को मापने के लिए शुरू किया गया एक राष्ट्रीय पहल था। सफर जो है एक राष्ट्रीय पहल है, ठीक है, और ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। और ये जो है महानगर के किसी भी स्थान में जो वायु प्रदूषण स्तर है या वायु गुणवत्ता स्तर है उसको मापने के लिए शुरू किया गया था, ठीक है। यह भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे द्वारा निर्मित एक स्वदेशी प्रणाली है। और इसका संचालन जो है भारत मौसम विभाग द्वारा किया जाता है। और सफर जो है दिल्ली में भारत की पहली वायु गुणवत्ता आरंभिक चेतना प्रणाली का एक अभिन्न अंग भी है। देखो सफर कार्य कैसे करता है, तो ये मौसम के सभी मापदंड जो होते हैं, जैसे कि तापमान हो गया, वर्षा हो गया, आर्द्रता हो गया, हवा की गति हो गई, दिशा हो गया, पराबैंगनी किरणें हो गई, सौर विकिरण हो गया, इन सब को निगरानी करता है। और इसमें जो हवा की गुणवत्ता का आकलन है वो 1 से 500 अंकों तक किया जाता है। जैसे कि आप न्यूज़पेपर खोलोगे न्यू दिल्ली वाला, तो उसमें जो है देखोगे कि जो वायु की गुणवत्ता का स्तर रहता है वो 1 से 500 अंकों के बीच में निर्धारित किया जाता है, ठीक है। तो जो हवा की गुणवत्ता है वो सफर के द्वारा 1 से 500 अंकों तक उसका आकलन किया जाता है। जैसे कि अगर शुरुआती 100 अंक है, 100 अंक तक है तो उसको जो है अच्छा माना जाता है,
ठीक है। फिर जैसे ही इसके अंक बढ़ने लगते हैं, वायु की गुणवत्ता जो है वो धीरे धीरे खराब होने लगती है। जैसे कि अगर 100 से 200 तक जो है वायु का स्तर पहुंच जाता है तो उसको ठीक ठाक यानी एवरेज की श्रेणी में रखा जाता है। वहीं फिर अगर 200 से 300 तक अगर वायु का स्तर पहुंच जाता है तो उसको खराब बोला जाता है, पुअर बोला जाता है। फिर अगर 300 से 400 तक पहुंच जाता है तो उसको बहुत खराब यानी वेरी पुअर बोला जाता है। और फिर 400 से 500 तक अगर वायु का स्तर पहुंच जाता है तो वो हमारे लिए खतरनाक स्थिति बन जाती है। ठीक है। तो जो अंक है वो 1 से 500 के बीच में निर्धारित है। जैसे कि अगर 100 तक है, ठीक है, तो इसको अच्छा माना जाएगा। फिर अगर 100 से 200 तक है, ठीक है, तो उसको जो है ठीक ठाक माना जाता है। ठीक। इसके अलावा जो है अगर 200 से 300 तक है, ठीक है, 200 से 300, इसको जो है खराब कहा जाता है। ये जैसे गुड हो गया, ठीक है, ये एवरेज हो गया, ये पुअर हो गया। ठीक है। इसके अलावा जब 300 से 400 पहुंचता है तो ये बहुत खराब स्थिति आ जाती है। ठीक है, वेरी पुअर। इसके बाद 400 से अगर 500 पहुंच जाता है तो वो खतरनाक स्थिति पर आ जाती है। ठीक है। तो ये इस तरह से जो है जो वायु गुणवत्ता है उसको देखा जाता है सफर के माध्यम से। तो सफर क्या है? सफर जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा जो है शुरू किया गया एक राष्ट्रीय पहल है। ये जो है कोई भी महानगर होता है उसके किसी स्थान या विशिष्ट जो स्थान है वहां पर जो प्रदूषण स्तर है या जो वायु गुणवत्ता है उसको मापने का कार्य करता है। इसके अलावा जो है ये स्वदेशी प्रणाली है, ये भारत में ही निर्मित किया गया है। और किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के पुणे के द्वारा शुरू किया गया है। IITM पुणे के द्वारा किया गया है। ठीक है, IITM पुणे द्वारा किया गया है। ठीक है। और ये जो है भारत मौसम विभाग द्वारा जो है इसका संचालन किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा जो है ये आकलन कैसे करता है? तो ये 1 से लेकर 500 अंकों तक आकलन करता है, जिसमें शुरुआत के जो 100 अंक होते हैं उसको अच्छा बताया जाता है। फिर अगर 100 से 200 चला गया तो उसको ठीक ठाक, फिर 200 से 300 गया तो उसको खराब, और 300 से 400 गया तो बहुत खराब, और फिर 400 से 500 गया तो वो खतरनाक स्थिति हो जाती है। ठीक है। अब हमारा जो अगला इम्पोर्टेंट न्यूज है वो ये है कि केंद्र द्वारा जो है 5 राज्यों के राज्यपाल को जो है बदल दिया गया है। ठीक है, केंद्र ने जो है 5 राज्यों के राज्यपाल को बदल दिया है। हम लोग जो है उन्हीं को देखेंगे। जैसे कि केंद्र ने 5 राज्यों के राज्यपाल को बदल दिया है और इसमें BK सिंह जो है उनका नाम जो है ज्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि BK सिंह जो है मिजोरम की कमान को संभालेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ के राज्यपाल को बदला गया। जैसे कि जो मिजोरम के राज्यपाल थे डॉक्टर हरि बाबू जो थे मिजोरम के राज्यपाल डॉक्टर हरि बाबू कम्बमपति, इनको जो है अब ओडिशा का, ठीक है, अब ये जो है ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ठीक है, जो डॉक्टर हरि बाबू जो पहले मिजोरम के राज्यपाल थे वो अब ओडिशा के राज्यपाल हो गए। इसके अलावा जो डॉक्टर विजय कुमार सिंह जो है इनको जो है मिजोरम का राज्यपाल जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, ठीक, इन विजय कुमार सिंह, ठीक है, इसको BK सिंह कहा जाता है। ठीक, तो विजय कुमार सिंह को जो है इनको मिजोरम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। और मिजोरम में जो पहले डॉक्टर हरि बाबू थे उनको ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इसके अलावा बिहार में जो है पहले राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर थे। ठीक है, अब इनको जो है केरल का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, और बिहार में जो दूसरे राज्यपाल आए हैं उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान जो है अब बिहार के नए राज्यपाल बन गए हैं। ठीक है, और जो बिहार में पहले राजेंद्र विश्वनाथ थे उनको केरल का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। और आरिफ मोहम्मद खान जो है वो पहले केरल का राज्यपाल थे, तो अब उनको जो है बिहार का नियुक्त कर दिया गया। इसके अलावा जो है अजय कुमार भल्ला को जो है मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ठीक है, अजय कुमार भल्ला जो है इनको मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ठीक, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो मणिपुर का राज्यपाल कौन है? ठीक है, तो मणिपुर का राज्यपाल जो है अजय कुमार भल्ला हो गए। ठीक है, इसके अलावा बिहार के राज्यपाल जो है
आरिफ मोहम्मद खान हो गए। ठीक है। केरल के जो राज्यपाल हैं वो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हो गए। ठीक है। इसके बाद जो है जो मिजोरम है वहां के राज्यपाल जो है विजय कुमार सिंह हो गए। विजय कुमार सिंह हो गए। ठीक है। इसके अलावा जो है ओडिशा के राज्यपाल अब जो है डॉक्टर हरिबाबू कंबमपति हो गए। ठीक। तो इन 5 जगह के राज्यपाल को बदला गया है। तो हम लोग देखते हैं राज्यपाल के बारे में। तो भारत के संविधान में राज्यपाल का पद जो है वो अनुच्छेद 153 के तहत जो है उल्लेखित है। ठीक है। तो राज्यपाल की चर्चा जो है अनुच्छेद 153 में है संविधान में, और राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, और ये राज्य का जो है मुख्य कार्यकारी होता है, अर्थात जो है राज्य के जितने भी काम होंगे वो राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। और भारत में राज्यपाल राज्य स्तर पर विधायी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्यपाल जो है राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, और उसके पास राज्य विधेयकों के अधिनियमन से संबंधित कई सारी शक्तियां और जिम्मेदारियां होती है। राज्य के विधेयकों पर राज्यपाल की जो प्रमुख शक्ति है वह भारत के संविधान के अनुच्छेद जो है 200 में उल्लेखित किया गया है। ठीक है। तो राज्यपाल की चर्चा जो अनुच्छेद 153 में है, इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होता है। ठीक है। और ये जो है राज्य स्तर पर विधायिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और जो राज्यपाल की शक्तियां हैं उसका उल्लेख अनुच्छेद 200 में किया गया है। तो हम लोग पहले देखते हैं कि विधेयकों को पारित करने के संबंध में राज्यपाल की क्या क्या शक्तियां होती है। तो विधेयकों को पारित करने के संबंध में राज्यपाल की शक्तियां जो है वो संविधान के अनुच्छेद 200 में और अनुच्छेद 201 के द्वारा जो है परिभाषित किया गया है। और इन अनुच्छेदों के अनुसार जब राज्य विधानमंडल द्वारा राज्यपाल के समक्ष कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो उसके पास जो है राज्यपाल के पास जो है कई सारे विकल्प होते हैं, जैसे कि वो विधेयक पर जो है अपनी सहमति दे सकता है, और अगर वो सहमति दे देता है तो फिर विधेयक जो है वो अधिनियम बन जाएगा। दूसरा जो है वो सहमति रोक सकता है, और रोक लेगा तो विधेयक जो है वो निरस्त हो जाता है। अगर कोई विधेयक जो है, ठीक है, अगर वो धन विधेयक नहीं है तो, ठीक है, तो अगर कोई विधेयक जो है वो पुनर्विचार के लिए आरक्षित कर लेता है, ठीक है, वह विधेयक को विधेयक पर या उसके कुछ उपबंधों पर पुनर्विचार के अनुरोध वाले संदेश के साथ जो है, ठीक है, वो वापस विधानमंडल को भी भेज सकता है। ठीक है। यानी कि विधेयक को पुनर्विचार के लिए जो वापस विधानमंडल में भेज सकता है। यदि उक्त विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा संशोधन के साथ या बिना संशोधन के दोबारा पारित कर दिया जाता है तो राज्यपाल जो उस पर अपनी सहमति नहीं रोक सकता है। ठीक है। यानी विधानमंडल के पास जो पुनर्विचार के लिए भेजा गया था, अगर उस पे जो है वो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के दोबारा पारित कर देता है तो फिर राज्यपाल को जो है उस पर अपनी सहमति देनी होगी। इसके अलावा जो है राज्यपाल जो है विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए जो है आरक्षित कर सकता है, जो या तो विधेयक पर सहमति दे सकता है या अनुमति रोक सकता है, या राज्यपाल को विधेयक पर पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल को वापस भेजने का निर्देश दे सकता है। तो यदि विधेयक राज्य उच्च न्यायालय की स्थिति के खतरे में डालता है तो राज्यपाल द्वारा जो है विधेयक पर रोक लगाना अनिवार्य है। इसके अलावा जो है विधेयक संविधान के प्रावधानों यानी कि राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत, देश के व्यापक हित, गंभीर राष्ट्रीय महत्व के विरुद्ध है, या फिर जो संविधान का अनुच्छेद 31A है उसके तहत जो है संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से है, तो फिर वो जो है राज्यपाल के विवेकाधीन की शक्ति हो जाती है। इसके अलावा जो है राज्यपाल की कई सारी अन्य शक्तियां भी है, जैसे कि राज्य विधानमंडलों को समन करना। ठीक है। जो राज्य विधानमंडल होते हैं उसके सत्र को जो है समन करना या फिर सत्रावसान करना, ये भी शक्ति उनके पास है। जैसे संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल के पास राज्य विधानमंडल के सत्र को समन और स्थगित करने का अधिकार होता है। राज्यपाल प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में सरकार की नीति और कार्यक्रम की रूपरेखा बताते हुए विधानमंडल को संबोधित करता है। इसके अलावा जो है वो राज्य विधानमंडल का विघटन भी कर सकता है। तो संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत यदि कोई पार्टी या फिर कोई गठबंधन सरकार जो है वो सरकार बनाने में समक्ष नहीं है,
ठीक है, सरकार बनाने में सक्षम नहीं है, या मुख्यमंत्री विधानसभा के विघटन की सलाह देगा, ठीक है, तो राज्यपाल जो है विधानसभा के विघटन की सिफारिश कर सकता है। हालांकि जो है इस शक्ति का प्रयोग जो है विशिष्ट परिस्थितियों में किया जाता है, क्योंकि ये पूरी तरह से जो है विवेकाधीन शक्ति नहीं है। इसके अलावा जो है राज्यपाल का विशेष संबोधन होता है, और इस शक्ति का उपयोग जो है राज्यपाल द्वारा विधानसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के प्रारंभ में किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 176 के तहत राज्यपाल विधानसभा को संबोधित करेगा और विधान परिषद वाले राज्य के मामले में वो दोनों सदनों को एक साथ बुलाएगा और विधानमंडल के शमन के कारणों के बारे में सूचित करेगा। इसके अलावा जो धन विधेयक होती है उस पे जो है राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रपति की शक्तियों के समान ही जो है धन विधेयक के संबंध में राज्यपाल की भूमिका भी जो है वहां पर सीमित है। राज्यपाल जो है उस पर केवल सहमति में देर कर सकता है जिस पर सिफारिशें की जाती है, लेकिन वो जो है विधायिका जो है उसको स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। इसके अलावा जो है राज्यपाल का एक और शक्ति होता है, वो है फ्लोर टेस्ट बुलाने की शक्ति, और इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 175 के दूसरे खंड में किया गया है। जैसे कि संविधान के अनुच्छेद 175 के दूसरे खंड के तहत सरकार के पास उचित संख्या है या नहीं यह जांच करने के लिए राज्यपाल के पास फ्लोर टेस्ट बुलाने की शक्ति है। और अनुच्छेद 175 के दूसरे खंड में कहा गया है कि राज्यपाल सदन या राज्य विधानमंडल के सदनों को संदेश भेज सकता है, चाहे वो विधानमंडल में लंबित किसी विधेयक के संबंध में हो या अन्यथा जिस सदन को कोई भी संदेश भेजा जाता है वो सभी सुविधाजनक प्रेषण के साथ संदेश द्वारा अपेक्षित किसी मामले पर विचार करेगा। ठीक, तो अनुच्छेद 175 के दूसरे खंड द्वारा जो है राज्यपाल के पास फ्लोर टेस्ट बुलाने की शक्ति होती है। तो फ्लोर टेस्ट क्या है? तो फ्लोर टेस्ट में ये होता है कि जो सत्तारूढ़ सरकार है उसको बहुमत साबित करना होता है, और भारत के संविधान में जो है इसके लिए एक परीक्षण व्यवस्था है। और फ्लोर टेस्ट यह जांचने के लिए होता है कि क्या अन्य सदस्यों को भी मुख्यमंत्री पर विश्वास है या नहीं। ठीक है, जैसे गठबंधन सरकार के मामले में मुख्यमंत्री को विश्वास मत लाने और बहुमत हासिल करने के लिए फ्लोर टेस्ट जीतने के लिए कहा जाता है। ठीक, तो ये चीजें थी। और जो न्यूज में विशेष रूप से था वो था कि 5 राज्यों के राज्यपाल को बदला गया है। मणिपुर में अजय कुमार भल्ला आ गए हैं, बिहार में आरिफ मोहम्मद खान आ गए हैं, केरल में राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर आ गए हैं, मिजोरम में विजय कुमार सिंह और ओडिशा में डॉक्टर हरिबाबू कम्बमपति आ गए हैं। ठीक है, अब हमारा जो एक अगला न्यूज है और वो ये है कि जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था दिसंबर 13 को, उसके बारे में जो है कहा गया है कि एग्जाम जो है अब कैंसिल नहीं होगा। हालांकि जो है इसको लेकर जो है पटना के गर्दनी बाग में सत्याग्रह स्टूडेंट के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन इस पे जो है बीपीएससी की तरफ उनके जो चेयरमैन हैं परमार रवि मनु भाई, उनके द्वारा कहा गया है कि जो 17वीं बीपीएससी है, ठीक है, वो एग्जाम जो है अब कैंसिल नहीं होगा। इसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा न्यूज है वो ये है कि भारत जो है वो 2024 में भी जो है सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश बना है वैश्विक स्तर पर। प्रेषण, उसको रेमिटेंस कहा जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि प्रेषण होता क्या, यानी रेमिटेंस क्या होता है। तो जो प्रेषण है वो एक प्रकार का धन अंतरण, यानी धन अंतरण मतलब धन भेजा जाता है। और किसके द्वारा भेजा जाता है? जो भारत से बाहर लोग रहते हैं। ठीक है, तो जो प्रवासी हैं उनके द्वारा अपने देश में परिवार और दोस्तों को जो है धन भेजा जाता है। जैसे कि भारत से कोई व्यक्ति जो है वो अपने आजीविका के लिए किसी दूसरे देश गया है, वहां पे फिर वो जो है काम करता है, उसको पैसे मिलते हैं और वो पैसे को वापस भारत भेजता है, उसी को प्रेषण कहा जाता है। और प्रेषण जो है कई विकासशील देश विशेष रूप से दक्षिण एशिया में आय और विदेशी मुद्रा का एक प्रमुख स्रोत बन गया है। गरीबी कम करने, जीवन स्तर में सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल तथा आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने में प्रेषण जो है काफी मदद कर सकता है। भारत के लिए प्रेषण के शीर्ष स्रोत क्या क्या है? तो भारत के प्रेषण का लगभग 36% जो है 3 उच्च आय वाले देश से आता है। उसमें जो अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और सिंगापुर शामिल है। यानी कि जो अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और सिंगापुर है वहां पर जो है
जो भारतीय प्रवासी हैं, जो भारत नागरिक हैं या भारत से जो लोग जो है अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और सिंगापुर गए हैं, वहाँ पे वो लोग काम करते हैं और वहाँ पे जो है फिर इन्हें पैसे मिलता है, वो वापस जो है अपने देश यानी भारत भेजते हैं। तो ये 3 देशों से जो है भारत को सबसे ज़्यादा पेंशन प्राप्त होता है, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और सिंगापुर से, जो लगभग जो है 36% है। ठीक है। इसके अलावा जो है वर्ष 2022 में जो है शीर्ष 5 पेंशन प्राप्तकर्ता देश में भारत जो है सबसे अग्रणी था। पहले भारत था, फिर मैक्सिको, चाइना, फिलीपींस और पाकिस्तान था। तो भारत जो है 2022 में भी जो है अपने सर्वोच्च स्तर पर था, यानी सबसे ऊपर था। इसके अलावा वर्ष 2023 में जो है निम्न और मध्यम आय वाले देशों में प्रेषण प्रवाह 1.4% तक सीमित रहने का अनुमान लगाया गया था और कुल प्रवाह जो है 656 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान लगाया गया था। ठीक है। तो विदेश से अपने देश पैसे भेजने यानी रेमिटेंस में भारतीय लगातार तीसरे साल जो है दुनिया भर में अव्वल रहा है और भारतीयों ने 2024 में 129 बिलियन डॉलर यानी कि लगभग जो है 10.7 लाख करोड़ रुपए जो है स्वदेश भेजे यानी भारत भेजे हैं। ठीक है। यानी जो पिछला वित्त वर्ष था, ठीक है, जैसे कि जो 2023-24 था उसमें जो है 8.95 लाख करोड़ रुपए जो है भारत भेजे गए थे। अब उस आंकड़े को पार करके इस बार जो है 10.7 लाख करोड़ रुपए जो है भारत भेजेंगे, जो 129 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। ठीक है। विश्व बैंक जो है इन्होंने जो है एक पोस्ट लिखा था और उसमें उन्होंने बताया कि रेमिटेंस पाने में भारत के बाद जो है मैक्सिको, चीन, फिलीपींस, पाकिस्तान का नंबर आता है। रेमिटेंस विदेशी मुद्रा अर्जित करने का जो है एक प्रमुख जरिया है और भारत में खाड़ी देशों के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों से रेमिटेंस आता है। ठीक है। विश्व बैंक की एक ब्लॉग पोस्ट के मुताबिक साल 2024 में विदेशों में रहने वाले भारतीयों ने 129 बिलियन अमेरिकी डॉलर स्वदेश भेजे हैं। ठीक है। यानी कि विश्व बैंक के द्वारा जो है कहा गया है कि साल 2024 में जो है 129 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है वो भारत भेजा गया है और वही रेमिटेंस हासिल करने के मामले में दूसरे नंबर पर मैक्सिको है, उसके बाद चीन, फिलीपींस और पाकिस्तान रहा है। 129 अरब डॉलर के अनुमानित इनफ्लो के साथ जो है भारत रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देशों की लिस्ट में जो है टॉप पर आ गया है। ठीक है। तो ये जो है रेमिटेंस को लेकर न्यूज था। ठीक। ये वैश्विक स्तर पर जो है 14.3% जो है रेमिटेंस प्राप्त करता है। भारत 2024 में क्या है। इसके अलावा हमारा जो अगला है वो चुनाव आयोग को लेकर है। चुनाव आयोग ने नए नियम लागू किए हैं और सीसीटीवी फुटेज और वेबकास्टिंग अब आम जनता को नहीं मिलेगा और ये नियम जो है मतदान केंद्र पर लागू होगा। हालांकि अगर कोई कोर्ट जाता है तो फिर वहां से जो है ये चीजें मिल सकती है। कांग्रेस जो सरकार है विपक्ष में, तो कांग्रेस ने पारदर्शिता पर सवाल उठाया है और चुनाव आयोग ने इन चिंताओं को जो है निराधार बताया है। हालांकि जो है उम्मीदवार अगर कोर्ट जाता है तो उसके जरिए उसको फुटेज मिल सकता है। ठीक है। तो हम लोग पहले देखते हैं भारत निर्वाचन आयोग के सदस्य के बारे में। तो इसके संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है। ठीक है। तो भारतीय संविधान का भाग जो है जो 15वां है वो निर्वाचन से संबंधित है और भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना का जो है ये प्रावधान करता है। संविधान में जो अनुच्छेद 324 से 329 है उसमें आयोग और इसके सदस्य की शक्ति, कार्य, कार्यकाल, पात्रता के संबंध में प्रावधान मौजूद है 324 से 329 में। ठीक है। इसके अलावा जो है मूल रूप से आयोग में केवल एक निर्वाचन आयुक्त होता है। ठीक है। लेकिन निर्वाचन आयुक्त संशोधन अधिनियम 1989 के अधिनियमन के बाद जो है ये जो है एक बहुत सदस्यीय निकाय बन गया है। यानी कि एक निर्वाचन आयुक्त के अलावा इसमें और भी सदस्य होते हैं, जैसे कि इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, इसके अलावा 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। ठीक है। संसद की भूमिका क्या है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सदस्यों की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, लेकिन जो है वो प्रधानमंत्री की अनुशंसा के आधार पर की जाती है। जैसे कि अनुच्छेद 324 के दूसरे खंड में प्रावधान किया गया है कि संसद निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में अधिनियमन के निर्माण की शक्ति रखता है। तो जो इलेक्शन कमीशन है यानी जो निर्वाचन आयुक्त है उसकी नियुक्ति की शक्ति जो है वो संसद के पास है और ये शक्ति जो अनुच्छेद 324 के दूसरे खंड के द्वारा प्राप्त किया गया है। ठीक है।
इसके अलावा जो 1975 में न्यायमूर्ति तारकुंडे समिति ने सिफारिश की थी कि निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सलाह पर की जानी चाहिए, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होने चाहिए। 1990 में जो है दिनेश गोस्वामी समिति और 2015 में जो है विधि आयोग ने भी यही सिफारिश किया था। ठीक है। इसके अलावा जो है जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग था, उसकी जो चौथी रिपोर्ट 2007 में प्रकाशित हुई थी, उसमें एक सिफारिश और किया गया था और कहा था कि इसमें विधि मंत्री और राज्यसभा के उपसभापति को भी शामिल करना चाहिए और उससे एक कॉलेजियम जो है बनाना चाहिए। उसी के आधार पर जो है जो इलेक्शन कमीशन है उसकी नियुक्ति होनी चाहिए। तो अब जो न्यूज है हम लोग उसको देखते हैं। तो चुनाव आयोग की सिफारिश पर कानून मंत्रालय की ओर से दस्तावेजों के रूप में मांगे जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के नियमों को स्पष्ट किया गया है और संशोधित नियम कहते हैं कि पोलिंग बूथों में लगे सीसीटीवी कैमरों और वेबकास्टिंग की फुटेज जो है अब आम लोग नहीं ले पाएंगे। और इस संशोधन पर जो कांग्रेस है उन्होंने भारी विरोध किया इसका। ठीक है। कांग्रेस ने जो है संशोधित नियमों पर कड़ा विरोध करते हुए इन्होंने पारदर्शिता पर सवाल उठाया है। ठीक है। इन्होंने जो है पारदर्शिता पर सवाल उठाया है। इसका जवाब क्या दिया गया है? तो चुनाव आयोग के अधिकारी का कहना है कि यह पूरी तरह से जो है निराधार है। नए संशोधित नियमों में कहीं से भी पारदर्शिता में कमी नहीं आएगी। ठीक है। हम किसी से कुछ नहीं छिपा रहे हैं और ना ही छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। बस संशोधन के माध्यम से पुराने नियम कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 के नियम 93 के दूसरे खंड के ए में संशोधन करके इसे साफ और स्पष्ट किया गया है कि रिकॉर्ड मांगने में सीसीटीवी कैमरों और वेबकास्टिंग फुटेजों का जिक्र नहीं है। यानी उनका कहने का मतलब है कि जो 1961 में कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल नियम बनाया गया था उसका जो 93 का जो दूसरा खंड का ए सेक्शन है, यानी ए पार्ट है, उसमें जो है सीसीटीवी कैमरे और वेबकास्टिंग फुटेज का जिक्र नहीं है। इसलिए जो है ये आम लोगों को मतलब ये फुटेज नहीं मिल सकता है। ठीक है। इस चीज को उन्होंने संशोधन करके साफ किया है। हालांकि कोई व्यक्ति जो है कोर्ट जाएगा तो उसको ये चीजें मिल जाएगी। जो भी लोग इसका रिकॉर्ड मांगते हैं उसमें इसका मतलब मतदान केंद्रों के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे और वेबकास्टिंग के फुटेज देने से नहीं समझा जाना चाहिए। नए संशोधित नियम आम लोगों को यही इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ना देने को स्पष्ट करता है। इसमें सीसीटीवी कैमरों की फुटेज, वेबकास्टिंग और वीडियोग्राफी शामिल है। हालांकि जो है यह मामला शुरू कहां से हुआ था, तो इसकी शुरुआत जो है एडवोकेट महमूद प्राचा के उस मामले से शुरू हुई थी जिसमें उनकी याचिका पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 9 दिसंबर को चुनाव आयोग को हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान एक पोलिंग बूथ की वीडियोग्राफी, सीसीटीवी फुटेज और वोटों से जुड़े दस्तावेज की कॉपी वकील प्राचा को देने का आदेश दिया था। इसके बाद ही चुनाव आयोग की सिफारिश पर कानून मंत्रालय ने नियमों में यह बदलाव किए हैं। अधिकारियों का कहना है कि पुराने नियम के नियम 93(2)(a) के हवाला देकर 17(c) के तहत इलेक्ट्रॉनिक डेटा भी मांगा जा रहा है और इसका पुराने नियमों में कोई स्पष्ट जिक्र नहीं है क्योंकि उस वक्त मतदान केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगे नहीं होते थे। ठीक है। ना ही वेबकास्टिंग होता था, ना ही वीडियोग्राफी होता था। तो उस जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 है उसमें इसका जिक्र नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है, तो क्या उम्मीदवार को भी नहीं मिल सकेगी सीसीटीवी फुटेज? तो ऐसा नहीं है। अगर उम्मीदवार चाहे तो वो कोर्ट के माध्यम से जो है पहले की तरह अभी भी सीसीटीवी कैमरों जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड उसको मिल सकता है। यह प्रतिबंध केवल आम लोगों पर होगा, लेकिन यहाँ यह स्पष्ट करना सही होगा कि उम्मीदवारों को भी केवल उसी विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र का इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल सकेगा जहाँ उन्होंने चुनाव लड़ा होगा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि उन्हें किसी भी चुनाव क्षेत्र का सीसीटीवी रिकॉर्ड मिल सकेगा। इसमें यह इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड केवल उम्मीदवार को मिल सकेगा, उसकी राजनीतिक पार्टी को नहीं मिल सकेगा। ठीक। तो अब सबसे बड़ी चीज है कि आखिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड देने में परेशानी क्या है। तो आयोग के अधिकारी का कहना है कि इसमें 2 फ्रंट पर जो है बड़ी समस्या है। पहला समस्या है कि वोटरों की सेफ्टी
और दूसरा समस्या है कि शरारती तत्वों द्वारा एआई के माध्यम से इसका गलत इस्तेमाल करना। तो आयोग ने बताया है कि जम्मू कश्मीर, मणिपुर, छत्तीसगढ़ और नक्सल प्रभावित राज्य समेत अन्य कई राज्यों में इस तरह का सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड गलत हाथों में लग जाए तो इससे वोटरों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। दूसरा जो है, एआई के माध्यम से गलत इस्तेमाल किया जा सकता है और खासतौर पर जो है इसका इस्तेमाल चुनाव के दौरान किया जा सकता है। तो इस वजह से जो है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड देने में परेशानी है। लोग राज्यों के अलग अलग पोलिंग बूथों के पैटर्न पर वोटिंग वाले दिन एआई के माध्यम से उसी तरह के पोलिंग बूथ बनाकर सोशल मीडिया पर इसका दुरुपयोग करते हुए वोटरों को अपने हिसाब से गलत मैसेज देते हुए फेक न्यूज वायरल कर सकते हैं और इसे रोकते रोकते जो है मतदान खत्म हो जाएगा और गलत लोग अपने नापाक मंसूबे में कामयाब हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक डेटा जो है देश से बाहर भी बेचा जा सकता है। तो इसलिए जो है इन्होंने जो है मना किया है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड देने में इन्हें परेशानी है और इसके पीछे कारण ये था। ठीक है, तो ये हमारा इसमें न्यूज था। इसके अलावा जो है अब न्यूज में एक चीज ये आया है कि कहा गया है कि जो इंडिया चाइना रिलेशन है उसको फिर से रीसेट करना चाहिए। ठीक है, और हम लोग जो है इसी में इंडिया चाइना रिलेशन को देखेंगे। तो वर्ष 1950 में जो है समाजवादी समूह के देशों से बाहर भारत जो है वो पहला देश था जिसने चाइना के साथ जो है राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। ठीक है, हालांकि जो है जो भारत चीन रिलेशन है, ठीक है, उसके बीच में एक बड़ी खाई भी मौजूद है, यानी कि उसके बीच में विवाद भी है, जैसे कि एक सीमा क्षेत्रीय विवाद है और इसमें जो है पोंगोंग स्तो झील का विवाद है। ठीक है, और इसके अलावा डोकलाम गतिरोध 2017 हो गया, अरुणाचल प्रदेश में आसफिला क्षेत्र पर विवाद हो गया, तो ये विवाद है। इसके अलावा जो भारत में धारा 370 निरस्त किया गया था, इसको लेकर भी चीन की जो प्रतिक्रिया थी वो ठीक नहीं था भारत के संबंध में, तो ये भी है। तीसरी चीजें जो है सीमा पर आतंकवाद को लेकर जो है भारत जितना सजग है और खासतौर पर पाकिस्तान के रुख को लेकर उतना चीन की तरफ से नहीं दिखता है, क्योंकि पाकिस्तान का हमेशा पक्ष जो है वो चीन की तरफ होता है और चीन का पक्ष जो है हमेशा पाकिस्तान की तरफ होता है। तो सीमा पर आतंकवाद को लेकर भी जो है दोनों देशों का नजरिया अलग अलग है। इसके अलावा परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स में जो है भारत का प्रवेश, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता को भी लेकर जो है चीन का प्रतिकूल रुख है, यानी चीन नहीं चाहता है कि भारत जो है वो परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में शामिल हो। इसके अलावा जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को अस्थायी सदस्यता प्राप्त हो, इसको भी लेकर जो है चीन की नजरिया भारत को लेकर ठीक नहीं है। भारत को लेकर आशंका क्या है, तो चीन स्वयं को जो है वर्ष 2050 तक विश्व की सर्वश्रेष्ठ शासकीय शक्ति के रूप में प्रकट करना चाहता है, इसलिए जो है वह दक्षिण एशिया में एक प्रतिद्वंदी के रूप में भारत के बढ़ते प्रभुत्व को लेकर जो है सहज नहीं है। ठीक है, यानी 2050 तक जो है चीन जो है एक सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे ऊपर शासकीय शक्ति के रूप में बनना चाहता है और चीन को कहीं ना कहीं लगता है कि जो दक्षिण एशिया है वहां पर सबसे बड़ा उसका जो प्रतिद्वंदी होगा वो भारत होगा। इस चीज को लेकर चीन जो है वो भारत के लिए सहज नहीं रहता है। इसके अलावा चीन भारत से सर्वोत्तम सहयोग की आकांक्षा भी रखता है। सर्वोत्तम सहयोग कहने का मतलब ये है कि भारत जो है वो यूएसए का रुख छोड़कर जो है वो चाइना के हर नीति का सपोर्ट करे, जिसमें जो है वो भारत से अधिक सहयोग की उम्मीद रखता है। जैसा कि 1950 के दशक के आसपास हिंदी चीनी भाई भाई के दौर से लेकर स्थिर सीमा की मांग या चीनी बेल्ट एंड रोड योजना में शामिल होने की मांग आदि के रूप में देखा जाता है। भारत जो है वो चीनी बेल्ट एंड रोड योजना जो है यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उसमें शामिल नहीं है। ठीक है, और चीन ऐसा चाहता है कि भारत जो है वो इसमें शामिल हो। इसके अलावा जो है पाकिस्तान को लेकर चीन का रुख क्या है, तो चीन ने भारत को दक्षिण एशिया क्षेत्र तक सीमित रखने और एक वैश्विक प्रतियोगी के रूप में उसके उदय को बाधित करने के लिए दशकों से पाकिस्तान का इस्तेमाल जो है एक रणनीति के रूप में कर रहा है। यानी चाइना जो है वो पाकिस्तान का इस्तेमाल भारत की विकास को रोकने के लिए कर रहा है। सीमा पर आतंकवाद के मुद्दे पर चीन द्वारा पाकिस्तान का बचाव किया जाता है, पाकिस्तान का समर्थन किया जाता है। पाकिस्तान में जो आतंकवादी जिसको संरक्षित करता है पाकिस्तान उसको जो है सपोर्ट किया जाता है चीन के द्वारा। इसके अलावा जो है वैश्विक स्तर
पर जो है जो आतंकवाद को नामित किया जाता है, यानी कि जिसको मोस्ट वांटेड लिस्ट में रखा जाता है वर्ल्ड के स्तर पर, वहां भी जो है चीन इंडिया का विरोध करता है। इसके अलावा जो है चीन जो है कई सारे बहाने और विरोध आतंकवाद को लेकर बनाता है, और सबसे बड़ी चीज जो है वो पाकिस्तान का जो इस्तेमाल है वो भारत के विकास दर को रोकने के लिए किया जाता है। और इससे जो है जो पाकिस्तान का इस्तेमाल हो रहा है वो सिर्फ एक ही स्तर पर नहीं होता है, बल्कि उसमें आतंकवाद भी शामिल है और कई तरह की गतिविधियां भी शामिल है जो चीन द्वारा पाकिस्तान को का सपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा जो है भारत चीन संघर्ष के बहुत सारे कारण हैं। जैसे पहला कारण था कि भारत चीन संबंध लगभग 75 वर्षों से संघर्ष और सहयोग के अलग अलग चक्रों से गुजर रहा है। जैसे कि हाल में संघर्ष की सबसे गंभीर घटना जो है वो 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में देखा गया। फिर 2022 में अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में देखने को मिला था। जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है, ठीक है, जो भारत और चीन के बीच में है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसके दोनों ओर से पर्यवेक्षक इस बात से सहमत हैं कि वर्ष 2013 के बाद गंभीर सैन्य टकरावों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसके अलावा जो है भारत और चीन के बीच सीमा अपने पूरे भाग में स्पष्ट रूप से सीमांकित नहीं है। कुछ हिस्सों में जो है वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कोई सहमति भी नहीं बनी हुई है। इसके अलावा जो है 1962 में जो है भारत चीन युद्ध के बाद जो है LAC जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो अस्तित्व में आया था, और भारत चीन सीमा को जो है 3 सेक्टर में बांट दिया गया था। और एक था पश्चिमी क्षेत्र जो लद्दाख का क्षेत्र है, एक मध्य क्षेत्र था जिसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का क्षेत्र था, और एक पूर्वी क्षेत्र था जिसमें अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम का क्षेत्र था। ठीक है, सोवियत संघ, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित एक दूसरे के मुख्य शत्रु के साथ साझेदारी ने उन्हें रणनीतिक भागीदार बनाने और रणनीतिक मामलों पर सहयोग करने में से अवरुद्ध रखा है। भारत और चीन के बीच बढ़ते शक्ति अंतराल, जहां चीन की GDP भारत की तुलना में 5 गुना अधिक है, भारत के लिए चीन के समक्ष झुकने का संकेत दिए बिना किसी भी सामंजस्य के निर्माण को कठिन बना दिया है। बुनियादी ढांचे के निर्माण में विशेष रूप से तिब्बत में एक ऐसी सुरक्षा दुविधा को जन्म दिया है जिसमें सैन्य संबंध एक ऐसे सर्पिल या पेचदार स्थिति में चले गए हैं जहां एक पक्ष या दोनों पक्ष युद्ध के लिए प्रेरित हो सकता है। ठीक है, ये चीजें हैं। और हालांकि दूसरी चीजें ये है कि जो चीन जो है वो तिब्बत को जो है अपना हिस्सा मानता है, और चीन चाहता है कि भारत जो है वो इस बात को माने। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये इंडिया चाइना बॉर्डर है। ठीक, तो ये था हम लोगों का आज का न्यूज। इसमें हम लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो है जन्मदिन को देखा, और इसमें हम लोग केन बेतवा प्रोजेक्ट की चर्चा की, जो केन बेतवा राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना जो है केन बेतवा रिवर लिंकिंग नेशनल प्रोजेक्ट, इसका शिलान्यास होने जा रहा है। इसके बाद जो है हम लोगों ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को देखा। इसके अलावा हम लोग वायु गुणवत्ता पर चर्चा की। इसके अलावा जो है केंद्र ने 5 राज्यों के राज्यपाल को बदला है। इसके अलावा जो है जो प्रेषण है उसको लेकर भारत की क्या स्थिति है उसको हम लोगों ने देखा। इसके अलावा जो है जो चुनाव आयोग ने नियम बदले CCTV फुटेज और वेब कास्टिंग को लेकर जो आम जनता को नहीं मिल सकती है उसको हम लोगों ने देखा। इसके अलावा जो है इंडिया चाइना रिलेशन था उसको हम लोगों ने देखा। तो इसमें हम लोग यहीं तक रखते हैं।